नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी एकेडमी पर। आज मैं आप सब के लिए लाया हूं जीएस पेपर का सुपर टेस्ट सीरीज। ये सुपर टेस्ट सीरीज नंबर 1 होगा। ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? देखिए, जीएस जहां भी पूछे जाते हैं जेएसएससी के थ्रू, सब एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जीएस का कभी सिलेबस निकाल के देखिए, कांस्टेबल का भी वही है, एलडीसी का भी वही है, ऑफिसर्स के लिए भी वही है ना। अब यहाँ पे ये विशेष रूप से सीजीएल, विशेष रूप से एलडीसी, तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी, म्यूनिसिपल यानी नगर पालिका सेवा संवर्ग और पीजीटी के पेपर 1 में पूछा जाएगा जीएस, जो कि क्वालिफाइंग जरूर है बट जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने वाला ये सीरीज, क्योंकि इस सीरीज में मैं दिखाऊंगा एक प्रश्न, आपको 4 विकल्प दूंगा, सही विकल्प का चयन करते हुए कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट करिएगा। साथ ही साथ में जहां मुझे लगेगा मैं डिटेलिंग भी करता चला जाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलता हूं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तकरीर से पहले पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। खुद को इतना बुलंद कर दीजिए कि आपकी सफलता के लिए सारी कायनात एक साथ मिल जाए। चलिए, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न कहता है कि पानी के साथ प्रतिक्रिया के कारण एक यौगिक के रासायनिक विभाजन के लिए इस्तेमाल होने वाला पारिभाषिक शब्द क्या है? ऑप्शंस हाइड्रोलिसिस, डेस्टिफिकेशन, रीसाइक्लिंग या डिसेलिनेशन। उत्तर सोच समझकर कमेंट बॉक्स में फटाफट करते रहिएगा। चलिए बताइए, पहला का उत्तर बताइए, पहला का उत्तर दीजिए। पहला का जो सही उत्तर होगा, देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा कि पानी के साथ प्रतिक्रिया के कारण एक यौगिक के रासायनिक विभाजन के लिए इस्तेमाल होने वाला पारिभाषिक शब्द वो है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। आपसे अगर पूछ दे कि हाइड्रोलिसिस है क्या, तो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पानी का एक अणु एक पदार्थ में जोड़ा जाता है। पानी का एक अणु पदार्थ में जोड़ दिया जाता है। पदार्थ और पानी के अणु 2 भागों में विभाजित करने के कारण ही ये हाइड्रोलिसिस बनता है। तो बहुत बढ़िया उत्तर, जिनका उत्तर आया है ए। आज का दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन सुनिए, ममता बनर्जी, मीरा कुमार, कुमार यहाँ होगा है ना, मीरा कुमारी नहीं होगा, इसको कुमार कर लीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम या एलके आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी। पूछा क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। उत्तर बताइए सोच समझकर। वैसे मैं आपको बता दूं, मीरा कुमार जो कि भारत की पहली लेडी लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, यानी लोकसभा अध्यक्षा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। चलिए, बहुत बढ़िया उत्तर, जिनका याद दूसरा का डी, लाल कृष्ण आडवाणी। ये पुस्तक लिखी कब गई थी? देखिए, ये पुस्तक लिखी कब गई थी? माई कंट्री माई लाइफ, ये 2008, राइट, 2008। लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने नज़रबंद, लोकतंत्र, ये सब लिखी हुई है ना। चलिए, आज का और एपीजे अब्दुल कलाम को आप सभी जानते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। आज का तीसरा प्रश्न, आबू धाबी किस देश की राजधानी है? अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं झारखंड का, तो ये अगर राजधानी और मुद्रा छोड़ दिए तो ये अन्याय होगा। तो बताइए, आबू धाबी किस देश की राजधानी है? ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, इराक या कतर? जो सही उत्तर देगा एक हाथ से मेरा थम्स अप। 3 का उत्तर दीजिए। वाह, शानदार, सुपर जवाब, बहुत बढ़िया। जिनका जवाब आया है बी यानी संयुक्त अरब अमीरात। मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि इनकी राजधानी है अबू धाबी, बट इसका मुद्रा अगर पूछ दूँ मैं तो बोलेंगे कि इसका मुद्रा है दिरहम। क्या है? दिरहम। इसका मुद्रा क्या है? दिरहम। चलिए, आज का चौथा प्रश्न, झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किन लोगों के लिए शुरू की है? ये आपको बताने हैं, वयस्क, जनजाति, विधवा या अनाथ। भीमराव अंबेडकर आवास योजना, भीमराव अंबेडकर के बारे में आप सभी जानते हैं कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और ये 32 प्रकार के डिग्री रखने के बावजूद चाहते तो बहुत अच्छी अच्छी नौकरी इनको ऑफर हो रही थी, बट ये दलितों के लिए इन्होंने लड़ा और भारतीय संविधान के प्रारूप को ही बना डाला। इसलिए इनको भारतीय संविधान का जनक या पिता भी कहा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। 4 का जिनका उत्तर आया हो, बहुत बढ़िया। कुछ लोग यहाँ पे मिक्स उत्तर दे रहे हैं, बट 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी इज़ राइट आंसर, विधवा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये झारखंड सरकार शुरू कब की थी? तो ये शुरू की थी 14 अप्रैल 2016। अब आप कहेंगे सर 2016 में सरकार किसकी थी? ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ बीजेपी के लीडर थे मुख्यमंत्री के रूप में, जो बहुमत दल के नेता थे वो थे रघुवर दास। तो रघुवर दास ने ही इसे लॉन्च किया था, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज का 5वां प्रश्न, इरडा जिसे आप कहते हैं इरडा
पढ़ देते हैं। IRDA किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग, चिकित्सीय, बीमा या टेलीकॉम, ये आपको बताने हैं IRDA। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है IRDA का, वो है हैदराबाद में। ये कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। ये भी आपको याद कर लेने हैं कि हैदराबाद में इसका जो मुख्यालय है। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो C, बैंकिंग वाले तो बहुत आसान से पकड़ सकते हैं कि इसका जो उत्तर होगा 5 का वो होगा बैंकिंग, है ना। बीमा क्षेत्रों से संबंधित है, भारत सरकार का एक प्राधिकरण जिसे IRDA कहा जाता है। चलिए आज का 6वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? ये बान की मून, एंटोनियो गुटेरेस, कोफी अन्नान या बुतरस घाली? एक ही बार बुतरस कहने दीजिए, बुतरस घाली। चलिए उत्तर बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO, इसकी स्थापना हुई थी 1945 यानी 1945 में, और इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं 193, 193वां देश दक्षिणी सूडान है, और इसमें जो कंट्री है भारत भी है। तो अस्थाई सदस्य देश 5 हैं इसमें, इसके 5 अस्थाई देश। आमा, बांटो, चीर, फार के। आमा मतलब अमेरिका, बांटो मतलब ब्रिटेन, ची मतलब चीन, चीर, र मतलब रूस, और फार मतलब फ्रांस। देखो 5 ही होंगे, आमा अमेरिका, बांटो ब्रिटेन, चीर मतलब चीन हो गया, ची से चीन और र से रसिया, और फार मतलब फ्रांस। ये 5 अस्थाई देश है, मतलब ये कभी हटेंगे नहीं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? अंग अगर पूछ दे तो बोलेंगे 6 है। अब मैं कभी डिटेल में इसका एक वीडियो बना चुका हूँ, आप कहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। खैर, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है ये आपको बताने हैं। चलिए बताइए। बहुत शानदार जवाब, जिनका उत्तर आ गया हो B, एंटोनियो गुटेरेस। लेकिन एक सवाल उठता है कि एंटोनियो गुटेरेस पहले क्या थे? तो ये थे पुर्तगाल के PM, रह चुके हैं, पुर्तगाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री। और एंटोनियो गुटेरेस का वैसे देखा जाए तो कार्यकाल खत्म हो चुका था, तो इनका कार्यकाल दोबारा दूसरी बार ये बने हैं 1 जनवरी 2022 से, और अब ये रहेंगे 31 दिसंबर, कब तक रहेंगे? 31 दिसंबर 2026 तक रहेंगे, राइट। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अब आप कहेंगे सर ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आयोग पूछती है ऐसे ही क्वेश्चन, एक आध तो बच्चा वाला क्वेश्चन रहता ही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था ये बताइए। जालंधर, अमृतसर, चंडीगढ़ या दिल्ली? और कुछ बच्चे इसको दिल्ली भी टिक करके आ जाते हैं, है ना। कुछ बच्चों में मैं मानता हूँ कि 100-200 ही हैं, लेकिन कर देते हैं कभी कभी, गलतियाँ हो जाती हैं किन्हीं से भी। 7 का उत्तर बताइए। बहुत ही शानदार जवाब, इसमें तो गलती आप लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है कि हाँ 30 मार्क खाएं आप सब। वाह वाह वाह, क्या बात है, शानदार जवाब। जिनका उत्तर क्या, जिनका क्या, सबका लगभग वही आ रहा है उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा उत्तर, अमृतसर। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, ये हुआ कब था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 को मैं अप्रैल लिखता हूँ 1919 को शॉर्ट में, है ना। देखिए 13 अप्रैल 1919 को वो जालियांवाला बाग हत्याकांड यूं ही नहीं हुआ था। जनरल डायर है बोला कि अंग्रेज़ों से बोला कि भाई ऑफिसर से कि मुझे दे दीजिए हैंडल करने के लिए। जालियांवाला बाग में क्यों लोग जमा हुए थे? हत्याकांड तो होता चलो बाद में, पहले जमा क्यों हुए थे वो समझ लीजिए। बैसाखी का मेला था, लोग घूम के आ रहे थे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सारे लोग। 2 पंजाब के नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी और इसी के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था यहाँ। लेकिन जनरल डायर वो बदमाश आ गया और वो अंधाधुंध निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना स्टार्ट किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए, कई हजार लोग घायल हुए। और सरकार रिपोर्ट बना के देती है कि लगभग 279 लोग ही मारे गए हैं। तो ये बहुत, इसके बाद आपका एक हंटर कमेटी भी गठित हुई थी। खैर चलिए वो डिटेलिंग कभी बाद में कर लेंगे। आज का 8वां प्रश्न ये ले चलिए, कंप्यूटर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाइए। आज का 8वां प्रश्न, इनमें से क्या खाद्य अनाज से संबंधित है? ये एक प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन आप जब भी पूछे इस तरह का सवाल तो आप खाद्य अनाज को ये अंडरलाइन करिए और सोचिए एक पल के लिए कि ये खाने वाला अनाज बोल रहा है, तो वो कौन सी क्रांति होगी? हरित, श्वेत, गोल या लाल? यहाँ सोच समझ के ही उत्तर दीजिएगा, बहुत ही शानदार उत्तर होगा आपका। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी उत्तर दीजिए। देखिए इसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये हुआ तो था 1966-67 की बात है, 66-67 की बातें हैं, राइट। 1966-67 की ये बातें हैं, उस समय हुई थी ये क्रांति। तो बहुत बढ़िया उत्तर जिनका आया है ए, मैक्सिमम लोगों ने उत्तर सही किया है, हरित क्रांति। हरित क्रांति के फलस्वरूप ये ऐसे कैसे हो रहा है? देखिए हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न में उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, खासकर गेहूं और चावल। तो गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी और उस समय बहुत भुखमरिया थी,
खैर, इसके जनक अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन है ना, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूंगा, श्वेत क्रांति, दूध क्या होता है सफ़ेद, तो ये दूध से संबंधित है ना। फिर आपका गोल क्रांति, आलू को देखा है आपने, गोला होता है, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन। लाल दो चीज़ें होंगी, एक तो नॉनवेज जो खाते हैं उनके लिए मांस लाल ही होता है, अंदर देखा होगा आपने, और एक जो वेजिटेरियन है टमाटर लाल होता है। तो लाल क्रांति मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका उत्तर आया था ए। बहुत बढ़िया। आज का नवा प्रश्न, आगे चलते हैं, देखते हैं नवा प्रश्न। वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है, ये आपसे पूछा गया है। वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल पूछा गया है, आप बताइए सही उत्तर। अटॉर्नी जनरल पहले समझता हूँ होता क्या है। अटॉर्नी जनरल का मतलब ये हुआ कि भारत का पहला विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार बोल दीजिए सरकार का, तो वो बहुत ही प्रमुख होता है सरकार के लिए, है ना। मिलोन के बनर्जी, मुकुल रोहतगी, सोली सोराबजी या के वेणुगोपाल। 9 का सही उत्तर जो देगा मेरे तरफ से थम्स अप। और ये केंद्र का सबसे प्रमुख विधि अधिकारी होता है, विधि मतलब कानून अधिकारी, जिसे हम कहते हैं महान्यायवादी, है ना, महान्यायवादी। तो बहुत ही बढ़िया, जिनका भी जवाब आया हो डी, के वेणुगोपाल। शानदार जवाब, जिनका भी उत्तर आया है डी यानी के वेणुगोपाल, बहुत ही बढ़िया। और ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अब इनके बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इनकी कार्यावधि तो वैसे 30 जून 2022 को ही ख़त्म हो रही थी, 30 जून 2022 को ही, बट इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। अगर 3 महीने जोड़ेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, है ना। चलिए, आज का 10वां प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1750, 1764, 1780, 1784। उत्तर दीजिए। और मैं आप उत्तर देंगे तो फिर मैं डेट पूछ दूंगा, है ना इसलिए सोच समझ कर उत्तर दीजिए। देखिए, एक तरफ थे अंग्रेज, इधर है अंग्रेज, इस तरफ है अंग्रेज। इसका जो लीडरशिप करा था हेक्टर मुनरो, और इस तरफ बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी मतलब कहने का मतलब बहुत लोग थे, जैसे मीर कासिम था, फिर आपके अवध के नवाब थे, मुग़ल सम्राट थे, है ना, ये सारे लोग थे। बट इनकी सेना हार जाती है, हेक्टर मुनरो हरा देता है। और ये युद्ध कब हुआ था? इसका जो बक्सर बिहार में है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर। बहुत शानदार उत्तर, जिनका आया है सही जवाब मेरे दोनों हाथों से थम्स अप। तो हेक्टर मुनरो की विजय होती है और ये लोग हार जाते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद ठीक बात इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। और इलाहाबाद की संधि ऐसी संधि थी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई और अंग्रेज सर्वे सर्वा हो गए। वहीं से ये लोग रूल करना स्टार्ट कर दिए थे। चलिए, आज का 11वां प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा इंडो आर्यन है पूछा है। बोडो, सिंधी, तमिल, संथाली। पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सिंधी नहीं है, संथाली, माफ़ कीजिएगा, संथाली भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जनजातीय भाषा के रूप में सम्मिलित है। मतलब जनजाति का जो भाषा संथाली है, वो एकमात्र ऐसी जनजातीय भाषा है संथाली पूरे भारत में, जो संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 22 भाषाओं में से एक है। बाकी कोई भी जो ट्रिब्यूनल है उनका कोई भाषा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा 11 का। बहुत बढ़िया, थम्स अप। सिंधी इज राइट आंसर। ये इंडो आर्यन भाषा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, आज का चलते हैं 12वें नंबर पे। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहता है 15 जुलाई 2017 को, तो ये 2017 का प्रश्न था, इसलिए इसको मैं स्किप कर देता हूँ, खाली आंसर बता देता हूँ। ये 15 जुलाई 2017 को यूनिसेफ के वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? और ये है लिली सिंह। तो इसका केवल बस मैं ऐसे ही आंसर बता के स्किप करता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न 2017-18 में पूछे गए थे, है ना, 17-18 में। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये बताइए आप सभी को मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो दे रखा है पंचायती राज का, जिसका उल्लेख 73वां संविधान संशोधन में है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मान्यता दिया गया था पंचायती राज संस्थाओं को। और एक डेट है बहुत इंपॉर्टेंट, शानदार, धांसू जवाब, वाह,
बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोग सही उत्तर कर रहे हैं 24 अप्रैल। वाह बहुत बढ़िया, 24 अप्रैल 1993 को इसको एकदम मान्यता दे दी गई थी भारतीय संविधान द्वारा, और इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 92। और यहाँ पे एक आपको बता दूं, बलवंत राय मेहता है, बलवंत राय मेहता जो हैं पंचायती राज संस्थाओं के जनक माने जाते हैं, और पंचायती राज संस्थाओं के लिए इन्होंने त्रिस्तरीय मॉडल दिया था, राइट। कितने याद रखिएगा, शीर्ष पर कौन है, जिला परिषद, मध्य में पंचायत समिति, और निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, तो ये याद रखिएगा। 1975 से 77 के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए आपातकाल की अवधि कितनी है, अवधि पूछी गई है, अवधि बता दीजिए कितनी है। इमरजेंसी पहले लागू करवा देते थे प्रेसिडेंट को केवल बोल के पीएम, लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसका रूल बदल गया। 14 का उत्तर बताइए। और इमरजेंसी जो लगता है, यानी प्रेसिडेंट रूल कह लें, वो तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपातकाल की बात की गई है। प्रेसिडेंट रूल तो चलो भाई 356, वित्तीय आपातकाल 360, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। लेकिन आपातकाल का देखिए 3 आपातकाल हैं। एक तो है आर्टिकल 352, जो कि आपातकाल यहाँ 352 की बात की गई है। 356 में प्रेसिडेंट रूल झारखंड में 3 बार लग चुका है, और 360 वित्तीय आपातकाल अभी भारत में कहीं भी नहीं लगा है, लगना भी नहीं चाहिए आर्टिकल 352 के तहत। तो ये सही जवाब जिनका आया है सी, 21 महीने। इसकी अवधि कितनी थी, 21 महीने, है ना। आपातकाल जो इमरजेंसी लगा था उसकी अवधि 21 महीने थी। आज का 15वां प्रश्न, जमशेदपुर में कीनन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का स्वामित्व किस कॉरपोरेट समूह के पास है? रुंगटा माइंस, टाटा स्टील, उषा मार्टिन या आदित्य बिरला केमिकल्स? ये आपको बताने हैं, उत्तर दीजिए। जमशेदपुर में कीनन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का स्वामित्व किस कॉरपोरेट समूह के पास है? उत्तर दीजिए 15 का। वाह सुपर जवाब, जिनका उत्तर आ गया 15 का बी, बहुत बढ़िया, कीनन स्टेडियम। वाह वाह वाह, टाटा स्टील, शानदार। ये सिंपल सा दिमाग लगाना था आपको और कुछ नहीं। यहाँ रख रखाव कौन करता है? टाटा स्टील ही। बहुत बढ़िया। आज का 16वां प्रश्न, मातोश्री नाम की पुस्तक किसने लिखी है? मातोश्री पूछा गया है। सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सोमनाथ चटर्जी या मनोहर जोशी? देखो एक चीज़ बताऊंगा, मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्षा थी। अगर मैं बात करूं कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, फर्स्ट में अध्यक्ष कौन था, तो आप बोलेंगे जीवी मावलंकर। बहुत बार कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है जीवी मावलंकर, यानी इन्हें हम पूरा नाम इनका क्या है? जीवी मावलंकर का गणेश वासुदेव मावलंकर। मातोश्री नाम की पुस्तक जो लिखी है, ना 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 ये नहीं होगा। आंसर सही दीजिए, 16 का सही आंसर दीजिए। वाह शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर आ गया हो अभी तक, कुछ लोग कंफ्यूज होकर उत्तर देते हैं, खैर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया आपका प्रयास है, आप सभी बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। 16 का जिनका उत्तर आया है ए, सुमित्रा महाजन, बहुत ही बढ़िया। सुमित्रा महाजन के बारे में बताता हूँ। मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्षा थी लोकसभा की, और दूसरी महिला अध्यक्षा कौन थी? तो ये सुमित्रा महाजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर करने हैं, करते रहिए। चलिए आज का 17वां प्रश्न स्क्रीन पर रहा, ये उस देश का नाम लिखे जहां पेसो इस्तेमाल होने वाली मुद्रा में शामिल नहीं है, यानी वहां पेसो मुद्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। अर्जेंटीना, चिली, कोस्टारिका या कोलंबिया? 17 का उत्तर दीजिए, 17 का उत्तर दीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, मिक्स आंसर। चलिए मैं बताता हूँ 17 का जिनका भी उत्तर आया हो सी, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। थम्स अप मेरे दोनों हाथों से अगर आपने सी उत्तर किया है। ये देखिए अमेरिका में स्थित एक, मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है कोस्टारिका, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसकी राजधानी क्या है? तो सान होजे, ऐसा ही पूछ देता है। इसकी राजधानी क्या है? सान होजे, सान होजे, शान होजे, कोस्टारिका। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। आज का 18वां प्रश्न, कन्याओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 14 नवंबर 2014 को कौन सी योजना शुरू की थी? ये कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कन्याओं को उच्च शिक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो महिला सशक्तिकरण में एक चीज़ है कि अगर उच्च शिक्षा होगी तभी महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत अच्छे से किया जा सकता है। उत्तर दीजिए, विद्यांजलि योजना, उड़ान योजना, विकल्प योजना या राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना? विद्यांजलि योजना, उड़ान योजना, विकल्प योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना? 18 का उत्तर दीजिए सही सही।
वाह, क्या शानदार जवाब है 18 का, जिनका उत्तर आ गया हो बाकी लोग भी उत्तर दीजिए। 14 नवंबर 2014 को पूछा गया है। शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया है बी, उड़ान योजना। अब आपके 19वें प्रश्न पे आते हैं। भारतीय नौसेना के हिरासत में रखे गए अधिकारी का नाम बताएं जिसे 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तान में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। कुलभूषण जाधव, कृपाल सिंह, दाऊद इब्राहिम, ये तो कभी होगा नहीं। चलिए सरबजीत सिंह, चलो एक मैं हटा भी दिया, दाऊद इब्राहिम कभी नहीं होगा। चलिए बताइए 19 का उत्तर दीजिए, 19 का उत्तर दीजिए फटाफट। क्या क्या क्वेश्चन है ना, मज़ेदार क्वेश्चन है ना। चलो, 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुए और पाकिस्तान में मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी। 19 नंबर का जिनका भी उत्तर है, बहुत ही शानदार, कुलभूषण जाधव। और ये आपको बता दूं मैं कि भारत के खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के स्टाफ हैं। बहुत बढ़िया। आज का 20वां प्रश्न, इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया था? एयरटेल मनी, इट्स कैश, SBI या भीम, BHIM, भीम। और जो आप भीम यूज करते हैं उसका पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर नेट मनी, भारत इंटरफेस फॉर नेट मनी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत इंटरफेस फॉर नेट मनी, बहुत इंपॉर्टेंट। 20 का जो सही उत्तर होगा वो यही वाला होगा, डी। बहुत बढ़िया। कौन सा मोबाइल है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया था? तो भीम। बहुत ही अच्छा। चलिए आज का 21वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2017 का विषय क्या था? ये इंपॉर्टेंट है और आपको बताना भी चाहिए। बताइए 2017 का थीम क्या था? क्योंकि ये 2017 का प्रश्न है तो अगर आप नहीं बता रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं डाटा बता देता हूँ, खैर कोई बात नहीं। सी आंसर इसका होगा, लोगों को प्रकृति से जोड़ना। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊंगा कि विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते कब हैं? तो मनाते हैं 5 जून को। तो 2021 में ऑब्वियस सी बात है मनाया होगा आपने, 2021 में, 2022 में भी मनाया होगा ना आपने। 5 जून तो बीत गया। थीम क्या था यही पूछेगा आपसे। 2021 का थीम था, मैं बोलता हूँ सुनिएगा, यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत है। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण यानी इकोसिस्टम का संरक्षण, ये 2021 का था, राइट, संरक्षण। अगर मैं 2022 का बात करूं तो ये बहुत सिंपल है, सिर्फ एक पृथ्वी, सिर्फ एक पृथ्वी, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, सिर्फ एक पृथ्वी। तो 5 जून 2022 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? सिर्फ एक पृथ्वी, ये याद रखिएगा। आज का 22वां नंबर का क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? बंगाल का शोक पूछा गया है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे चुपचाप देखने हैं, आप लोग उत्तर दीजिए बंगाल का शोक। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, अगर ये रहता बिहार का शोक, अगर ये रहता चीन का शोक, तो आप क्या कहते हैं? बिहार का शोक और चीन का शोक। बिहार का शोक हम कहते हैं कोसी नदी को। वाह, सुपर जवाब, सबका जवाब तो सही आ रहा है, इसमें गलती तो कोई करेंगे नहीं। चीन का वांग हो, वांग हो, वांग हो, चीन का वांग हो, है ना। तो बिहार और ये, अब इसे शोक कहते हैं दामोदर को। दामोदर भारत की, सॉरी झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे चौड़ी, सबसे बड़ी नदी। प्रवाह इसका बहुत तगड़ा है, 12,000 लगभग 800 वर्ग ये ऐसा कुछ है, और इसकी लंबाई 592 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसके अलावा दामोदर को हम क्या कहते हैं? सबसे प्रदूषित, बंगाल का शोक देवनद बोलते हैं, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, झारखंड की सबसे प्रमुख नदी भी है। एक चीज़ और बताता हूँ, नदियाँ जो है ना विसर्पाकार में जब भी होती हैं, जब विसर्पाकार में होती हैं यानी इस तरह से कुछ चलती हैं, ये देखिए इस तरह से, तो अपना मार्ग आसानी से बदलती हैं। एक बार फिर से इसे मैं दिखाना चाहूँगा यहीं पे, जैसे ये देखिए ऐसे नदी आई है, ऐसे नदी आई है, ऐसा नदी बह रही है, नदी का डायरेक्शन इस तरह से ऐसे है ना। मान लीजिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे घर है, ये वाला जगह, नदी किनारे गांव बसते हैं, पता है ना। तो यहाँ घर है, खटिया में मस्त एकदम सो के बिहार में, और मस्त एकदम देख रहे हैं कोई मूवी, है ना, बाजीराव सिंघम देख रहे हैं। ये नदी यहाँ से मार्ग बदल दिया, ऐसे ऐसे ले गई,
ये यहाँ से ऐसे थी, ऐसे मार्ग बदल दी, खटिया ले ले बंगाल की खाड़ी में चले जाइएगा, है ना। तो ये होता है और मार्ग बदल देते हैं कभी भी वो। खैर चलिए, आज का 23वां प्रश्न, हर वर्ष 7 अप्रैल का क्या महत्व है? 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, ये पूछा गया आपसे। विश्व वानिकी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व धरोहर दिवस? 23 का उत्तर दीजिए और सही जो उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से बजेगी थम्स अप। 23 का उत्तर दीजिए। 23 का उत्तर बताइए, 7 अप्रैल का क्या महत्व है? देखिए बहुत ही शानदार जवाब जो देंगे मुझे 23 का उत्तर। वाह, सुपर जवाब। जिनका भी उत्तर आ गया हो विश्व स्वास्थ्य दिवस, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैं आपको पूछता हूं वानिकी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, आप सभी को पता होगा, 8 मार्च को, राइट। और ये विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल यानी विश्व धरोहर दिवस। चलिए आज का 24वां प्रश्न, किस संशोधन ने भारत का वर्णन सार्वभौम लोकतांत्रिक गणतंत्र से बदलकर सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया? 41वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां या 45वां? उत्तर दीजिए 24 का सोच समझकर। 24 का उत्तर बताइए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। वाह, शानदार जवाब। जिनका भी उत्तर आ गया हो बी बहुत बढ़िया। बहुतों का उत्तर है सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 और यहाँ जितने भी चीज़ें थी ऐड की गई थी और हटाया कौन था? 44वां में। देखिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ तो उसी समय भाग 4 का क जोड़ा, क के तहत माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल 51A को जोड़ा गया यानी क को, और इसके तहत हमें 10 मौलिक कर्तव्य भी दिए गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं बट 10 मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आज का 25वां प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, कौन थे ये बताना है। और ये सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, बट मैं उनका नाम पूछूंगा कि पूरा नाम बताइए। चलिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक 1526 की बातें हैं। 21 अप्रैल 1526 को एक तरफ सेनाएं कुछ और थीं और एक तरफ कुछ और थीं, होना कुछ और था, हो कुछ और गया। 21 अप्रैल 1526 वो डेट। बहुत बढ़िया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1483 में इनका जन्म हुआ था। और ये एक पूछता है क्वेश्चन कि पिता की ओर से तैमूर थे और माता की ओर से चंगेज खां के वंशज माने जाते थे, ठीक है। 1507 में बाबर जो है बादशाह की उपाधि धारण करते हैं। बाबर आते हैं भारत में और भारत में यूं ही नहीं आए थे, जो ये लोदी वंश के कोई एक बुलाए थे उनको, और ये एक आपके थे राणा सांगा, ये भी आमंत्रण दिए थे। बाबर जब आता है तो इधर आपका इब्राहिम लोदी की सेना होती है। इब्राहिम लोदी की सेना मान लीजिए इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, तो बाबर की सेना थी इतनी छोटी, इतनी छोटी, थोड़ी और बड़ी करता, हाँ इतनी लगभग, है ना। इन दोनों में घमासान युद्ध होता है बट बाबर के पास था तोप, अत्याधुनिक लैस हथियारों से लैस। और इब्राहिम लोदी, मैं यहाँ पे इब्राहिम लोदी कर देता हूँ, ई लोदी, आप समझ जाएंगे, लोदी वंश का शासन था। और यहाँ पे बी मतलब बाबर, बाबर की सेना थी, इसमें आपका तोपची भी थे। और ये तुलगमा युद्ध नीति की रुमी पत्ती से युद्ध कर रहा था, मतलब कि हम सेना को इधर से घेरेंगे, ऐसे चारों तरफ से ऐसे ऐसे ऐसे, और घेर लिया और अटैक किया। बाबर ये युद्ध जीतता है, इब्राहिम लोदी जीत जाता, बट इनके पास तोप थे और कुछ लोग जाके मिल भी गए थे। ऐसे में बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना करते हैं। बाबर 4 युद्ध लड़ते हैं लगातार, 1526, 27, 28, 29। दूसरा युद्ध होता है राणा सांगा से खानवा का युद्ध। जब खानवा युद्ध की बारी आती है तो ये बोलते हैं बाबर के सैन्य बल के जो लोग थे, एक तरफ राणा सांगा थे और वर्सेस इधर आपका थे बाबर। ये खानवा का युद्ध जब होने लगा तो राणा सांगा को लेके जैसे ही इनके सैनिकों में पता चला कि राणा सांगा से युद्ध होना है, सैनिक हथियार डाल के बोलते हैं ना बाबा हम लड़ेंगे नहीं। क्यों लड़ोगे नहीं भाई, बाबर पूछा। तो बोले कि राणा सांगा गाजर मूली की तरह खच 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 तलवार चला के काट डालता है, उसका तलवार चलने का मतलब है कई सर धड़ से अलग हो जाएंगे। तब ये जिहाद का नारा देता है, यानी गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बना लो, और फिर ये अटैक करवाते हैं और ये गलती से युद्ध जीतते हैं। युद्ध जीतना था
राणा सांगा को, लेकिन इनके मेरे ख्याल से शायद इन्हीं की आंखों में तीर लगी थी, है ना, जो भी हो, बट इतिहासकार लिखते हैं कि राणा सांगा मतलब एक बैड लक से हार गए। खैर जो भी है, जीते तो यही बाबर, और बाबर फिर ये युद्ध जीतते गए और 1530 में इनकी मृत्यु हुई। इनके बेटे का नाम था हुमायूं। चलिए आगे कभी कहानी बाद में हिस्ट्री में बताऊंगा। इनमें से किस भारतीय राज्य ने संस्कृत को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भाषा है आधिकारिक भाषा, संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा मिला है, और ये स्टेट हिंदी भाषी ही होगा। और यहाँ जितने भी लिखे हुए ऑप्शन से सारे हिंदी भाषी हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी, मध्य प्रदेश हिंदी भाषी, उत्तराखंड हिंदी भाषी, झारखंड हिंदी भाषी। उत्तर सोच समझ कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइए। शानदार जवाब होगा जिनका उत्तर आ जाएगा सही। मैं दोनों हाथों से थम्स अप देने के लिए बैठा हूं, जल्दी दीजिए उत्तर 26 का। बहुत बढ़िया, उत्तराखंड। उत्तराखंड की पहली जो आधिकारिक भाषा है वो है हिंदी, ये भी याद रखिएगा। और दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? संस्कृत। आपको बता दूं उत्तराखंड में ही देवी देवताओं का धाम बहुत सारा है, और उत्तराखंड एक ऐसा जगह है जहां ऋषि मुनि बहुत तप भी करते थे। और उत्तराखंड में ही बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये झील है गोमुख, जहाँ से गंगा नदी भी निकलती है, यानी गंगोत्री झील भी है, और यमुनोत्री भी झील इसी के बगल में है। यमुना नदी गंगा की सबसे सहायक नदी, बाद में जाके आगे मिल जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज का 27वां प्रश्न, FPAI, इसको भी छोड़ देता हूं, मैं सिंपली बता देता हूं। इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर 2016 का विजेता, मैं सिंपली उत्तर दे के आगे बढ़ जाता हूं। ये है CK विनीत, है ना, इसका उत्तर होगा C। ये नॉर्मल पहले की क्वेश्चन है। चलिए आज का 28वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं क्योंकि मैं इसका डिस्कशन एक बार कर चुका हूं पहले, ये गलती से रिपीट हो गया है ना। वाह, शानदार उत्तर। शानदार क्या है, तो मैं बता चुका हूं, इसमें तो कोई गलती करेंगे भी नहीं, है ना। डी उत्तर 24 अप्रैल, 28 का डी 24 अप्रैल। आज का 29वां प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब आयोजित किया जाता है? इसका जो उत्तर होगा मैं बता देता हूं, वैसा टिक कर देता हूं, ये वाला होगा। इसका डिस्कशन मैंने कर दिया है पहले। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 73वां संविधान संशोधन क्या है, बलवंत राय मेहता इसके जनक हैं, ये सब बता चुका हूँ, है ना। आज का 29वां प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब आयोजित किया जाता है? ये सिंपल सा प्रश्न है, बता दीजिए, है ना। 29 का बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई इज़ वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, जिनका उत्तर आया हो C। और आज का अंतिम प्रश्न यानी 30वां प्रश्न, 25 जून 2017, ये भी छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये मानुषी छिल्लर के बारे में बात हो रही है, तो ये आप छोड़ ही दीजिए। इसका आंसर होगा मानुषी छिल्लर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2017 सौंदर्य। ये एक क्वेश्चन बैंक था जो मैं आपसे अभी कराया, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, राइट। और ये सीरीज आपको कैसा लगा फाइनली ये आप एक बार मुझे बताइएगा, ताकि मैं GS के और प्रश्न अच्छे अच्छे लाऊं और वो सेट करके इसी के पैटर्न पे मैं लाऊं और आपके बीच रखूं। तो एक बार आप मुझे बताइएगा, और आप सब अपनी अपनी तैयारी को गति देते रहिए। अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एक दूसरे का मदद हमेशा करिए। आप जब मदद करते हैं तो यूनिवर्स उसी रूप में आपको फिर वो आउटपुट भी देती है, ठीक है। आप जैसा भी आप किसी के साथ करेंगे वैसा आपको मिलेगा भी। तो एक दूसरे का हमेशा सद्भावना की गति से आगे बढ़ते रहिए, मतलब एक दूसरे के प्रति प्यार भाव रखिए, सम्मान भाव रखिए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप सब जुड़ के इतने अच्छे से दे रहे थे, मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। तो खैर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।